नमस्कार, वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हम समझ रहे हैं कि कोविड के दौरान जब स्कूल्स बंद हैं प्रोजेक्ट वर्क कैसे करना है, यह बात हो चुकी है। और अब हमारे साथ अपर्णा है जो डीईसी की एक स्टूडेंट रह चुकी हैं, बहुत अच्छे नंबर लेके पास हुई हैं और क्रैश और नर्सरी स्कूल में इन्होंने काम किया है बच्चों के साथ, बहुत एक्सपीरियंस है। जब ये वहाँ पे काम करा करती थी तो आप ही के जैसे कुछ लर्नर्स वहाँ पे आया करते थे, इनको अपना गाइड बनाते थे। तो इन्होंने कुछ एक काफ़ी लर्नर्स की प्रोजेक्ट फाइल्स को गाइड के रूप में देखा है और गाइड के रूप में देखते हुए इन्होंने क्या कमियां पाई हैं ये आज आपको वो बताना चाहती हैं ताकि वो कमियां आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में ना करें। तो सुनते हैं अपर्णा जी से। नमस्ते लर्नर्स। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, कोई बात नहीं। हम आज ध्यान देंगे कि हमको क्या करना है, तो प्रोजेक्ट हमको कैसे करना है। जैसा आपको पता है कि 3 चरण है हमारे। पहले चरण में 2 मेन पार्ट हैं, अवलोकन और विश्लेषण। तो हम एक एक पार्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अवलोकन। इसके लिए मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे जो लिखा रहता है, जनरली जो स्टूडेंट्स लिखते हैं, वो एक उदाहरण के रूप में लाई हूँ, उसको बताती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। यह आधा घंटा बच्चों के बाह्य मुक्त खेल के लिए है। अध्यापिका ने बच्चों को 2 टीम में बांटकर उन्हें रुमाल का खेल खिलाया। जीतने वाली टीम को वेरी गुड कहकर प्रोत्साहित किया, दूसरी टीम से जीतने वाली टीम के लिए तालियां बजवाईं। तो एक तरह से आप एक स्टूडेंट की तरह सोचेंगे तो आपको लगेगा ठीक लिखा है। मैं आपको एक इवैल्यूएटर के नज़रिए से बताऊंगी कि क्या वो सही हो सकता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं, चूँकि मैं भी स्टूडेंट थी तो मैं लिखती थी और मेरी गाइड मुझे बताती थी, वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। वो कहती थी कि ये बहुत शॉर्ट है, आपको शॉर्ट नोट नहीं देना है, आपको हमेशा अपनी बात डिटेल में कहना है। दूसरी चीज़ यहाँ ये गलती नज़र आती है मुझे कि 2 तरह की बातें हैं, विरोधाभासी कथन है यहाँ। एक तो आप कह रहे हो ये मुक्त खेल है, मुक्त खेल मतलब फ्री प्ले, जहाँ बच्चा अपने आप कैसे भी खेलता है। दूसरी बात इन्होंने आगे लिखी है कि अध्यापिका ने बच्चों को 2 टीम में बांटा, मतलब वो मुक्त खेल नहीं था, संरचित खेल था। तो इस तरह के जो विरोधाभासी कथन होते हैं वो जब आ जाते हैं तो कोई भी आपके चीज़ को पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स शायद ना दे। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये छोटी छोटी मिस्टेक ना करें। दूसरी बात, जब आप खेल बता रहे हैं कि वह रुमाल का खेल है और वेरी गुड कहा, तो क्या खेला, कैसे खेला, टीम कौन सी टीम आगे थी, कौन सी पीछे थी, कितने बच्चे थे टीम में, क्या समूह था, कुछ भी इसमें लिखा नहीं है। तो जब आप एक पूरा बात लिखना चाहते हैं, तो डिटेल में लिखना चाहते हैं, तब वो आपका अवलोकन स्पष्ट होता है। अवलोकन स्पष्ट करने के लिए क्या ध्यान रखें, तो ध्यान में ये रखें कि गाइड ने कैसे क्रिया करा रही है, क्या करा रही है, उसको ध्यान से देखें। वो क्रिया के दौरान बच्चों को कैसे संभाल रही है वो देखें, कैसे बोलती है, कैसे इंटरेक्ट करती है, क्योंकि जब बच्चों के साथ इंटरेक्शन है वो आपको बहुत अच्छे से सीखना है। आप एक प्ले स्कूल टीचर बनने जा रहे हो, आपको ये इंटरेक्शन बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है, तभी आपका अवलोकन अच्छा होगा। फिर बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से क्रिया में क्या बदलाव किया जाता है। तो जब आप क्रिया में बदलाव कैसे करना है ये आपको शायद समझ में ना आए। तो अगर आपने देखा कि आपकी सामग्री कम है, बच्चे अधिक हैं, तो आपको उसके हिसाब से क्या चेंज करना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिया में बदलाव से ये मतलब है कि कोई भी सिचुएशन आती है, किसी बच्चे को चोट लग गई या कोई और दूसरी सिचुएशन, तो किस तरह क्रिया में बदलाव किया जाता है वो भी ज़रूर ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना है। फिर 2 क्रियाओं को मिलाना। जनरली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो 2 क्रियाओं को मिला देते हैं। जैसे उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा कि कविता की क्रिया के साथ ही पहेलियों का आगे वर्णन कर दिया। आपके लिए एक ही टाइम पीरियड है, आपने कविता के लिए आधा घंटा चुना, पर आपने उसमें पजल्स जोड़ दिए। मतलब कि आपके पास कविताएं पूरी नहीं थी, या फिर ये कि आपको कविताएं आती नहीं थी। आप सोचिए कि आप तो वहाँ कर रहे हैं, पर जो इवैल्यूएटर होगा वो तो आपको नहीं देख रहा है, वो अपने मन से सोचेगा कि इसने क्या कमी के कारण पजल्स डाली। अगर कोई कमी है तो आप उसको वहाँ पे जिक्र करें कि हमको ये सिचुएशन आ गई और मुझे क्रिया चेंज करनी पड़ी, पर बिना किसी
सूचना के एक साथ दो क्रिया मिक्स ना करें। तो यहाँ पे हम अपर्णा जी ये समझते हैं कि अभी तो हमें वीडियो देख के एनालिसिस करना है ना जी, परंतु वीडियो में भी कोई टीचर कुछ काम तो कर रही होगी, तो जब हम उस वीडियो का एनालिसिस लिखें तो हम ये गलती ना करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये स्टूडेंट ना समझे कि अगर जो आप बता रही हैं ये हाँ, अगर स्कूल जाते तो तभी होता, तभी नहीं, जो वीडियो हमने दिया है फेज 1 के लिए उसका जब ये ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन हर चीज जो वीडियो में वो देख रहे हैं उसको जरा डिटेल में बताएं, एनालाइज करते समय अपने कॉन्सेप्ट्स में क्लियर रखें। हो रही है स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी, लिख रहे हैं फ्री प्ले, ऐसा काम ना करें। बिल्कुल। अगर उस वीडियो में भी अगर अलग अलग कहानी है और उसके बाद पजल्स की क्रिया है तो वो टाइम नोट करें कि इस टाइम से इस टाइम तक कहानी चली, पहले अगले 5 मिनट, उसके अगले 5 मिनट पजल्स चले, दोनों अलग क्रियाएं हैं। तो ये गाइडेंस आप यहाँ पे देना चाहते हैं। अपर्णा जी एक कॉल भी आ रहा है, एक कॉल देख लेते हैं। जी बता दीजिए। नमस्कार जी। जी लुधियाना से बोल रहा हूँ। हाँ जी मैडम मैंने एक बात पूछनी थी। मेरा अभी प्रोजेक्ट वर्क का जो रिजल्ट है वो प्रोसेस में नहीं है, वो कुछ नहीं दिखा रहा। मैंने अभी बोला इस बात को कि अगर आपका प्रोसेस रिजल्ट पे नहीं है तो लगभग ये मान के समझें कि वो रीसबमिट है, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है जितने भी स्टूडेंट पास हुए थे उनका रिजल्ट दिखा रहा है, नंबर दिख रहे हैं उनके, और जो स्टूडेंट पास नहीं होते हैं उनके कोई नंबर नहीं दिखते हैं ग्रेड कार्ड पे, उनके ईमेल में कमेंट शीट जाती है, पर इग्नू की तरफ से कमेंट शीट जाने में थोड़ा समय लगता है। आप चाहें तो 2-4 दिन और रुक जाएं, परंतु जो मेरी जानकारी है लगभग सभी अंक एंटर हो चुके हैं। जिनके भी ग्रेड कार्ड पे नंबर नहीं दिख रहे हैं प्रोजेक्ट के, वो यह समझें कि यह रीसबमिशन ही है, क्योंकि रीसबमिशन के नंबर नहीं दिखाते हैं। हम केवल वो नंबर दिखाते हैं जब स्टूडेंट पास हो जाता है। रीसबमिट के लिए हमने एक बात और पूछ रही थी। अभी मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से जैसे गाइडलाइन थी वैसे मैंने वो किया था, तो वो अभी समझ नहीं आ रहा अभी वो क्यों ऐसे। आपके पास जो कमेंट शीट आएगी वही है समझने की, आप वेट कर लीजिए। अगर आपका रीसबमिट में है तो कमेंट शीट ज़रूर आएगी। इसमें आप ये ध्यान रखें कि आपने कौन सी ईमेल से सबमिट किया था। जिस ईमेल से प्रोजेक्ट आपने सबमिट किया था, जो ईमेल आपने लिखी थी प्रोजेक्ट सबमिशन के समय, वहीं पे कमेंट शीट आएगी। कमेंट शीट में जो लिखा होगा वही फाइनल है, और कोई बात हम यहाँ से नहीं बता सकते आपको। हाँ जी, कमेंट शीट अगर नहीं आती है तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि लगभग कमेंट शीट सबको मिलने के भेजी जा रही है, जहाँ तक मुझे जानकारी है स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन से। आप समझ सकते हैं लर्नर्स कितने ढेर हैं, 14,000, तो किसी को पहले किसी को बाद में तो मिलेगी। कई स्टूडेंट्स को मिल चुकी है। आपको भी अगर नंबर नहीं दिखाता वो 1-2 दिन में, तो आप रीसबमिट का केस ही अपना समझिए, आपको कमेंट शीट आ जाएगी। ये लास्ट कॉल ले लें, फिर हमें आगे भी बात करनी है, इसके बाद और कॉल थोड़ा रुक के लेंगे। जी बताएं। नमस्कार मैम जी, मेरा सवाल ये है मैम, अगर मेरी पहले से बनाई हुई है प्रोजेक्ट फाइल, अगर उसमें कोई त्रुटियां आ जाती हैं तो मुझे बैक डेट्स पर ही बनानी पड़ेंगी या नए सिरे से फिर से मेरे को ये सब करना पड़ेगा और बच्चों के साथ? मैडम बैक डेट कुछ नहीं है। जिनको भी प्रोजेक्ट रीसबमिशन के लिए आया है, यानी कि आपको अब नए सिरे से काम करना है, नए बच्चे के साथ नया एक्टिविटी। पुराना काम बिल्कुल भी सबमिट मत करिएगा। उसमें कुछ कमियां पाई गई तभी आपको रीसबमिट में आया है। बैक डेट कुछ नहीं है, सब कुछ आज की डेट से शुरू है। आप आज कल से अपना काम शुरू करेंगे, नए तरीके से काम शुरू करेंगे। जो आपकी कमियां रही हैं अपना ओरिजिनल काम करेंगे, वही काम माना जाएगा। पुराना काम दिया हुआ बिल्कुल माना नहीं जाएगा। जी हाँ, तो अब हम कह रहे थे अवलोकन हमारा हो गया, मेन है अब ये विश्लेषण। विश्लेषण इतना शॉर्ट लिखते हैं आप सब लोग कि शायद कोई भी समझ ही नहीं सके। जैसा कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को जब गाइड किया तो वो लिख के लाते थे और हम देखते थे तो वो बहुत शॉर्ट होता था। तो विश्लेषण को कैसे डेवलप करें, कैसे बड़ा बनाएं, इसके लिए जो समझना ज़रूरी है। तो ज़रूरी जानकारी अवश्य लिखें, जैसे क्या क्रिया रोचक थी, बच्चों की उम्र के लिए सही थी, बच्चों के कौन कौन से विकास हो रहे थे और बच्चे समझ पा रहे थे कि नहीं, क्या कोई परिवर्तन जरूरी था
और सामग्री कैसी थी, पर्याप्त थी कि नहीं थी, ये सब जब आप उसमें गाइडलाइंस मैनुअल में भी देखेंगे तो रिपोर्ट लिखने के लिए, विश्लेषण लिखने के लिए वहाँ बहुत डिटेल में बताया गया है। ये सारे पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे तो आपका विश्लेषण अपने आप डिटेल होगा। दूसरा पॉइंट है विश्लेषण के लिए, इसके लिए हमने एक उदाहरण भी लिया है। पहले संक्षिप्त के लिए एक उदाहरण समझ लें। इसमें इन्होंने लिखा है, अध्यापिका सभी बच्चों का ध्यान रखती है, कविताओं से उनका भाषाई विकास हुआ। अब सिर्फ 2 लाइन के विश्लेषण पे आप कैसे सोचते हैं कि कोई इवैल्यूएटर आपको इवैल्यूएट करेगा? तो इसीलिए अगर आपने वो जो पॉइंट्स मैंने बोले, अगर आप लिखते कि रोचक थी, कविताएं बहुत रोचक थीं, कविताओं में जब उन्होंने जॉनी जॉनी यस पापा सुनाई, बच्चे कस कस के हा हा कर रहे थे, कुछ तो विश्लेषण डिटेल में किया होता तो आप 2 लाइन का कैसे बनता। तीसरा पॉइंट है हमारा कि एक क्रिया के लिए बार बार वही विश्लेषण ना लिखें। जैसे कि जितनी बार कविता आई उतनी बार आपने सिर्फ भाषाई विकास लिख दिया और लिख दिया कि अध्यापिका ने बच्चों का ध्यान रखा। ये बात नहीं हो सकती। जितनी बार कोई टीचर एक कविता सुनाएगी, वही कविता 10 बार सुनाएगी तो भी आप देखेंगे विश्लेषण हर बार डिफरेंट होगा, अलग होगा। क्योंकि जब भी हम बच्चों के साथ कोई काम करते हैं तो हर बार बच्चे अलग तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, रिएक्ट करते हैं, इसलिए हमेशा विश्लेषण आपका डिफरेंट होगा। हाँ, विकास सेम हो सकता है पर बाकी विश्लेषण आप ध्यान देंगे तो आपको अलग अलग मिलेंगे। चौथा पॉइंट है, जो भी लक्ष्य बताए गए हैं जो सिद्धांतों के कई बार अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने 1-2 बार देखा स्टूडेंट्स लिखते हैं कि मुकाबले की भावना को बढ़ाना, तो ये कोई लक्ष्य है ही नहीं। ज़्यादा देर तक बच्चों के बैठने की आदत डालना, जब आपकी क्रिया सत्र बहुत अच्छी होगी, इंटरेस्टिंग होगी तो बच्चा तो खुद ही नहीं हिलेगा। आप क्यों उसको फोर्सफुली ज़्यादा देर बैठने की आदत, बच्चा चंचल होता है, उसकी उस चंचलता को बरकरार रखते हुए आपको अपनी एक्टिविटी प्लान करनी है। फिर जल्दी जल्दी काम कराना, बच्चों से क्यों जल्दी में आप काम कराना चाहते हैं? हर बच्चा अलग टाइम लेता है। कोई बच्चा वही चीज़ 2 मिनट में सीखता है, कोई बच्चे को 2 दिन लगते हैं। तो बच्चे के हिसाब से चलें और वैसे ही लक्ष्यों को लिखें। तो यानी आप यहाँ पे ये बता रही हैं अपर्णा जी कि जो हमारे बाल विकास के जो मूल सिद्धांत हैं जी, ये लक्ष्य उसके अनुरूप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें तो अपने लक्ष्य रखने हैं कि विभिन्न प्रकार का विकास कैसे हुआ जी। हम यह बताएं कि फला एक्टिविटी से किस किस क्षेत्र में विकास हुआ। और अगर आपको विकास नहीं समझ आते हैं तो आप बार बार DEC 1 देखिए, उसमें विकासों को बहुत अच्छे से समझाया है जी। ठीक है, तो अब हम दूसरे चरण पे आते हैं। दूसरे चरण में क्रिया सत्र बनाई जाती हैं। एक्टिविटी जो हमारी है क्रिया सत्र, उसके लिए हम 4 शीर्षकों में काम करते हैं। उन 4 शीर्षकों को समझना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर क्या होता है, मिक्स हो जाता है। आपने लक्ष्य में सामग्री लिख दी, सामग्री में विकास लिख दिया और योजना में रिपोर्ट लिख दी। तो अगर हम चारों अपनी शीर्षकों को अच्छे से समझ लेंगे तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। पहला शीर्षक है लक्ष्य। लक्ष्य के अंतर्गत बच्चों में होने वाले विकास को लिखें। कभी कभी लक्ष्य के अंतर्गत क्रिया सत्र का शीर्षक ही लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखना है, आपका शीर्षक है क्रिया सत्र का आकार की संकल्पना, तो आपके विकास होंगे संज्ञानात्मक विकास। पर आप लिखेंगे अगर उसमें कि सिर्फ आकार की संकल्पना, या जैसे आपने कहा कि डूबने और तैरने की क्रिया दिखा रहे हैं आप, और विकास में लिखा डूबने और तैरने का विकास, तो ये कोई विकास नहीं हुआ। विकास उस क्रिया से जो बच्चों में हो रहे हैं वो लिखना है। संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, और एक क्रिया से जैसा कि रेखा मैम ने कहा कई सारे विकास होते हैं, तो उन विकासों को ध्यान दें और उन पर ही काम करें। फिर दूसरा पॉइंट है कि यदि किसी क्रिया में कुछ सामग्री प्रयोग की गई है, कई क्रिया सत्रों में सामग्री नहीं लगती, कोई बात नहीं, पर यदि किसी क्रिया सत्र में सामग्री है तो उसका जरूर से उल्लेख करें। तो आप घर पे बैठ के कर रहे हैं तो भी आपको मैम ने बताया कि आप अपनी सामग्री तैयार करें। उन सामग्री के आप फोटो भी डाल सकते हैं, और आपके पास अगर बच्चे हैं और आप उनको सामग्री दिखा रहे हैं तो वो आपकी फ़ोटो भी आप डाल सकते हैं सामग्री दिखाती हुई, और लिख भी सकते हैं कि आपको क्या सामग्री आपने बनाई और क्या सामग्री ली।
तीसरा है क्रिया की विषय वस्तु के अंतर्गत ये लिखें कि कैसे, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्रिया सत्र के विभिन्न शीर्षक जो भी हैं उनमें लिखें कि क्रिया विषय वस्तु, चौथा तीसरा था विषय वस्तु, कि कैसे खेल क्रिया कराई जाएगी। मतलब आप पहले से एक योजना बना रही हैं, उस योजना को अच्छे से लिखें कि आप किस तरह, और इसके लिए गाइडलाइन में, मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाया है। जैसा कि मैम ने बताया, एक अच्छी क्रिया सत्र है और एक कम अच्छी योजना है ना, तो उसको भी आप बताएं। और चौथा हमारा पॉइंट है, रिपोर्ट को लिखते समय जरूर लिखें कि बच्चों को खेल क्रिया कैसी लगी, कितनी समझी, क्या सुधार करने होंगे। कोई भी खेल क्रिया एक बार में नहीं समझ में आती, बार बार करनी होती है, ये इवैल्यूएटर्स को पता होता है। परंतु अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उसका जिक्र जरूर करें कि हाँ मुझे ये क्रिया बार बार करानी होगी। फिर आपने सामग्री का प्रयोग कैसे किया, सामग्री कहीं कम तो नहीं पड़ी, जो भी बात है उसको साफ साफ लिखें। और रिपोर्ट को कैसे लिखें, इसके लिए आप हिंदी मैनुअल में पेज नंबर 41 और 42 पर भी देख सकते हैं। अब जब हम ये तीसरे चरण पे जाते हैं, तीसरा चरण आपके 5 दिन के खुद के कार्य का है। जैसा कि नई गाइडलाइन के हिसाब से आपको करना है, परंतु आपको 5 दिन का टाइम टेबल, पाठ्यचर्या निर्मित करना है। पाठ्यचर्या जब आप निर्मित करें तो जो भी उसके सिद्धांत हैं एक बार उनको फिर से रिवाइज करें, फिर से पढ़ें और तब अपनी पाठ्यचर्या बनाएं। पाठ्यचर्या बनाते समय ये जरूर ध्यान रखें कि बच्चों के सारे विकास पूरे हो रहे हों। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने सारी क्रियाएं आउटडोर प्ले वाली कर दी और एक दिन आपने सारी क्रियाएं क्लासरूम में कर दी, तो फिर सारे तरह के विकास पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखें। फिर थर्ड फेज में जो एक क्रिया सत्रों का वर्णन है वो सेम टू सेम सेकंड फेज जैसा है, इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने सेकंड फेज में 30 क्रिया सत्र करे हैं, यहाँ आपको 15 या 20 करना है। कम से कम 15 और अधिक से अधिक 20 क्रिया सत्रों को लिखना है, पर लिखना वैसे ही है जैसे कि आपने सेकंड फेज में लिखे हैं। लक्ष्य, सामग्री, विषय वस्तु और रिपोर्ट, तो यही 4 उसमें आपको पूरी क्रिया सत्र लिखनी है। इसके बाद इस चरण के लिए जो आपने पाठ्यचर्या बनाई है उसी के अनुरूप क्रिया सत्र लिखना है। आपने पाठ्यचर्या में जैसे पहले दिन लिखा कि फर्स्ट पीरियड में आप शारीरिक क्रिया कराएंगे, परंतु जब आप क्रिया सत्रों का डिटेल लिखने लगे तो आपने दूसरी क्रिया लिख दी, आकार की क्रिया लिख दी। तो ये नहीं होना चाहिए। जो आपका पहला टाइम टेबल का पहला पीरियड है वही पहली क्रिया सत्र होनी चाहिए। और जैसा कि मैम ने कहा कि बच्चों का स्वागत, प्रार्थना, भोजन का समय, ये सब क्रिया सत्रों में नहीं गिने जाएंगे। तो जहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आता है, इसके अलावा आपको पता है बहुत चार्ट से ना पढ़ाएं, प्लेवे मेथड से पढ़ाएं। आपको बच्चों की बनाई हुई सामग्री जरूर लगाएं, क्योंकि जो भी आपने, यदि आपकी मॉक क्रिया है तो बात दूसरी है, पर अगर आपने किसी बच्चे के साथ इंटरेक्ट किया है और बच्चे ने कोई भी काम किया है तो उसको आप ज़रूर करें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो रेखा जी, हाँ, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आपने समझाया। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ ये ना कहें कि हम स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा देंगे या केवल ऑडियो वीडियो का ही प्रयोग करेंगे। आपकी प्रोजेक्ट फाइल में अलग अलग किस्म की खेल पद्धतियाँ दिखनी चाहिए। जो भी DEC 1 में अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ आपने करी हैं, कभी सामूहिक खेल हो, कभी छोटे ग्रुप में खेल हो, कभी इंडिविजुअल एक्टिविटी हो, कहानी सुनाने के बाद 3 या 4 सत्र केवल कहानी सुनाने के ऊपर हैं। अगर 3 या 4 सत्र में अलग कहानी के बाद अलग अलग तरीके का एक्टिविटी कराई हो, यह सब एक वैरायटी जो है आपके उसमें, केवल ऐसा ना लगे कि आप बोल रहे थे और बच्चे सुन रहे थे। अब आपको जब नया काम करना है, और साथ में अब आप लोग कॉल्स भी भेज सकते हैं, अगर कोई फ़ोन करके पूछना चाहे तो पूछें, हम तब तक और अपनी बात आपको बताते हैं। अब तो आपको नए तरीके से काम करना है। जो भी आपने किया वो स्कूल में किया था, अब तो ये बात तय है कि स्कूल में कुछ है ही नहीं। अब तो आपको सभी को एक बच्चे के साथ अपना काम करके दिखाना है। सारी जो
फेज 1 है, उसमें अब किसी टीचर का अवलोकन रहा ही नहीं, वीडियोस का अवलोकन करना है, लिखने का तरीका पुराना है। फेज 2 में प्लानिंग करनी है, काम एक बच्चे के साथ करना है। तो जो ये प्रश्न है कि क्या बैकडेट से, बैकडेट कुछ नहीं है, सब कुछ आज की डेट से काम शुरू है। बैकडेट वाली फाइल तो फिर हमें लगेगी कि कुछ गड़बड़ है, स्टूडेंट ने कुछ। हाँ बताएं, कॉल बता दीजिए। भोपाल पूछे। अच्छा रोपर। हाँ हाँ पूछे मैडम। मैम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੋਪੜ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਥਿਊਰੀ पेपर ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। आप असाइनमेंट अगर आपका DEC 3 का है तो हो सकता है वो अभी चेकिंग में चल रहा है, उसके शायद असाइनमेंट के शो ना हो, थोड़ा समय लगता है। आप इस बात से घबराएं नहीं, क्योंकि असाइनमेंट के नंबर अगर आपके पहले टर्म एंड के दिख रहे हैं तो वो कोई बात नहीं है। फिलहाल मेरा ज़्यादा फोकस है प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर, क्योंकि अगर आपके असाइनमेंट के नंबर नहीं दिख रहे हैं, वो दिखेंगे ज़रूर आपको, चाहे कम दिखें चाहे ज़्यादा, परंतु प्रोजेक्ट वर्क एक ऐसा कोर्स है जिसमें अगर आपके पास के नंबर नहीं हैं, पास नहीं हुए आप, तो वो आपके कम वाले नंबर नहीं दिखाएगा। तो इसमें मत रह जाइए कि प्रोजेक्ट वर्क में हमारे नंबर नहीं दिख रहे हैं तो अभी हम शायद नंबर लग जाएंगे। मैं आपको जो सूचना दे रही हूँ कि जो मुझे इवैल्यूएशन डिवीज़न से पता चला है, लगभग सारा रिजल्ट एंटर हो चुका है। तो जिसके पास नंबर थे वो लग चुके हैं, जिनके नहीं हैं वो अपनी ईमेल चेक करते रहें और अपनी ईमेल में अपनी कमेंट शीट देखें। वो ईमेल वो हो जो आपने प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करते समय या जो आपने इग्नू के एडमिशन में भेजी थी वो ईमेल हो, वहाँ पे आप अपने नंबर चेक करें। टर्म एंड एग्ज़ाम के नंबर लगेंगे, चाहे आप पास हों या ना हो, नंबर आपको दिखेंगे। इसी तरह असाइनमेंट के नंबर भी आपको दिखेंगे, चाहे आप पास हों या ना हो। DEC 3 के अभी थोड़ा सा देरी हो सकती है, असाइनमेंट चेकिंग अभी भी चल रहा है, इसलिए DEC 3 के लिए चिंतित ना हो। एक और कॉल है पंजाब से। बताएं, कॉल बताएं। पूछिए पंजाब, आप फोन पूछे। फजिल्का से फोन है, आप पूछिए मैडम। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। बोलिए। हेलो। हाँ मैं सुन पा रही हूँ, आप बोलिए। नहीं कि एक असाइनमेंट क्या रिजल्ट नहीं आया ये फाइल के ऊपर। मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही, थोड़ा सा क्लियरली बोलिए। नहीं, एक पार्ट के ना असाइनमेंट का रिजल्ट नहीं आया ये तक। कोई बात नहीं, मैंने अभी बोला ना, असाइनमेंट का DEC 3 का रिजल्ट अभी चेक होने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा 10-15 दिन लगेंगे। DEC का रिजल्ट थोड़ा सा असाइनमेंट का चेक होने में थोड़ा समय लगेगा। आप अपने प्रोजेक्ट वर्क पे ध्यान दीजिए। अगर प्रोजेक्ट वर्क में आपका रीसबमिशन आया है तो उसको बनाइए। असाइनमेंट के रिजल्ट और टर्म एंड के रिजल्ट आपको दिखाई देंगे, चाहे आप पास हों चाहे ना पास हों, असाइनमेंट और टर्म एंड के रिजल्ट दिखेंगे। पर प्रोजेक्ट में अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो वहाँ पे रिजल्ट नहीं दिखाते हैं, वो आपकी ईमेल पे कमेंट शीट जाती है रीसबमिशन की, इसलिए उस पर ध्यान दें और उसके लिए ज़्यादा चिंता में रहें। चिंता मतलब वो काम करें। मैडम कंटिन्यू, आप कॉल नहीं है, 5 मिनट लेफ्ट जी। तो हम आपको जो मेन मैसेज आज आपको हम यही देना चाह रहे हैं कि मैसेज केवल एक और एक ही है। प्रोजेक्ट वर्क को, प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के जो न्यू गाइडलाइंस हैं, जो इग्नू वेबसाइट और आपकी खन्ना की वेबसाइट और हर रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे है, उसके हिसाब से ओरिजिनल काम करके अपना काम, अपने हाथ से लिखा हुआ काम, टाइप्ड काम नहीं, अपने आप पढ़ के खुद समझ के अपना काम खुद करिए। जिस तरीके से प्रोजेक्ट मैनुअल में बताया गया है और न्यू गाइडलाइंस में बताया गया है वही करिए। काम बहुत आसान है, परंतु जब हम अपने ऊपर भरोसा न रखते हुए अपने आसपास के लोगों का या इंटरनेट से या बाजार से या दुकान से लेके प्रोजेक्ट वर्क सबमिट कर देते हैं, तब वहाँ पे गड़बड़ होती है। तो समय को बचाना है। अभी भी आपको यूनिवर्सिटी ने दूसरा मौका दिया है, आप सभी को रीसबमिट करने के लिए एक और चांस दिया है।
इसीलिए अपने आपके जो कम नंबर हैं वो दर्शाए नहीं हैं वहाँ पे। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आप एक सोचिए कि यूनिवर्सिटी ने आपको फैसिलिटेट किया है, किसी के भी कम नंबर वाला प्रोजेक्ट जो है वो नंबर वहाँ पे दर्शाए नहीं गए हैं, आपको वापस दिया गया है टाइम कि आप प्रोजेक्ट वर्क करिए। आप महीने भर में 30 दिन में सही प्रोजेक्ट वर्क ओरिजिनल केवल अपना खुद अपने दिमाग से किया गया, खुद अपनी लिखाई से लिखा हुआ, केवल लिखाई अपनी नहीं, काम भी आपका, ये नहीं कि दोस्त की फाइल और हमने लिख ली, ऐसे नहीं। आप सबमिट करिए, यूनिवर्सिटी बिल्कुल तैयार है आपके प्रोजेक्ट वर्क दोबारा इवैल्यूएट करने की, और सही प्रोजेक्ट वर्क पे ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपका काम पास में नहीं होगा। परंतु वंस अगेन, अगर आपने कहीं इधर उधर से काम ले लिया है तो फिर इवैल्यूएटर्स को भी पता होता है, जो हमारे पूरे देश भर में फैले हैं, कि फिर पास होने में मुश्किल होगी और समय नष्ट होगा। वैरायटी रखिए काम में, केवल चित्र और चार्ट ही दिखा दिखा के अब तो केवल एक बच्चे से काम करना है। अपनी कल्पना यूज़ करिए, अपने इमेजिनेशन यूज़ करिए, और अपनी फाइल को ऐसा लगे आपकी फाइल को पढ़ के कि वाकई में आप प्री स्कूल बच्चों के साथ प्ले वे मेथडोलॉजी से काम कैसे करना है आप भली भांति समझ गए हैं। यह बात आपके प्रोजेक्ट फाइल से नज़र आनी चाहिए। टर्म एंड में अगर किसी का दोबारा से पेपर पास नहीं हुआ है तो दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए, वो एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल पे खुला है, पेपर फरवरी में होंगे। और प्रोजेक्ट वर्क के लिए सबमिशन जो है वो सॉफ्ट कॉपी में इग्नू का पोर्टल है, फिलहाल 15 दिसंबर की डेडलाइन है वहाँ पर। रीसबमिट वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी चिंता ना करें, उनके लिए टाइम ज़रूर बढ़ाया जाएगा ताकि आपको प्रॉपरली 30 डेज मिलें अपना काम अच्छा करके सबमिट देने के लिए। इसलिए 15 दिसंबर की डेडलाइन अभी जो दिख रही है उसको घबराएं नहीं, चाहे न्यू स्टूडेंट्स के लिए वो डेडलाइन बढ़े या ना बढ़े, 15 दिसंबर ही रहे ये मैं नहीं कह सकती, परंतु रीसबमिट स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर आपको टाइम दिया जाएगा। 1 महीने का कम से कम आपको टाइम दिया जाएगा, और ज़्यादा भी, जब तक हमारी तरफ से लास्ट कमेंट शीट जाएगी आपको वो 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। यानी समय बहुत है, काम बढ़िया करिए, काम ओरिजिनल करिए, काम पढ़ के और समझ के करिए। अपने स्टडी सेंटर में, खासकर खन्ना के स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी कि रीजनल सेंटर ने आपके स्टडी सेंटर्स के थ्रू भी काउंसलिंग सेशंस करे हैं। मैं जानती हूँ कि लुधियाना और दूसरे सेंटर्स ने काउंसलिंग कंडक्ट भी करी है। हर स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगी, प्लीज़ पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस सो दैट आपका काम जल्दी हो और सही काम हो। अगर अब और कोई कॉल नहीं है तो हम यहाँ पे अपने कॉल्स नहीं है, प्लीज वाइंड अप। ओके, तो इसी के साथ हम अगले हफ्ते 10 तारीख को दोबारा हम आपका यही सेशन लेंगे। आपके पास जो नोटिफिकेशन गया है उसमें शायद 3:30 से 5 कहा है, परंतु आज ही कुछ चेंज हुआ है और 10 दिसंबर का सेशन 3:30 से 5 नहीं होगा, 4 से 5 होगा। तो अगर आप इस एक हफ्ते में अपना काम शुरू कर देते हैं दोबारा प्रोजेक्ट वर्क का, आपको कोई डिफ़िकल्टी है, कोई कन्फ्यूजन है, असाइनमेंट में कोई डिफ़िकल्टी या कन्फ्यूजन है, तो वो हम आपका दोबारा से 10 तारीख को 4 से 5 के टाइम में दोबारा हम यहाँ होंगे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में और आपकी क्वेरीज हम लेंगे। तब तक अपना कार्य शुरू करिए। असाइनमेंट और टर्म एंड के एग्ज़ाम के नंबर लगे या नहीं लगे उसकी चिंता ना करिए, प्रोजेक्ट वर्क पे कंसंट्रेट करिए। जब भी असाइनमेंट के नंबर अगर पास नहीं होने वाले आते हैं तो असाइनमेंट दोबारा करना होगा। टर्म एंड के नंबर अगर पास होने वाले नहीं आते हैं तो टर्म एंड का पेपर दोबारा देना होगा। अगर आपको लगता है पेपर अच्छा नहीं हुआ तो तुरंत फॉर्म अभी भी भर दीजिए। इसी के साथ आप सब लोगों को अभी अपर्णा जी और मैं आपको थैंक्स करते हैं कि आप लोगों ने हमारा सेशन सुना और समझा, और आपको हम ऑल द बेस्ट कहते हैं और अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं कि यूनिवर्सिटी आपका हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, पर आप भी अपना कदम बढ़ाएं और अच्छा ओरिजिनल काम करके हमें दें। नमस्कार।